दोस्तों आपका स्वागत है मिडनाइट मिथ्स में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियां। आप सुन रहे थे घर का तीसरा सदस्य अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। दोस्तों अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां पसंद है तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। और आप किस शहर से मुझे सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों इस कहानी के प्रीवियस 2 भाग सुन लीजिए, फिर ही आपको ये नया भाग सुनने में मजा आएगा। धन्यवाद। दोस्तों हमने कल ये कहानी छोड़ी थी जब मनीषा घर वापस आ गई थी और निधि मनीषा को बताना चाहती थी कि उसने क्या कुछ महसूस किया, लेकिन मनीषा ने उसकी बात नहीं सुनी। रात में मनीषा और निधि एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी मनीषा ने कुछ महसूस किया और निधि को बोला। तभी निधि ने आंखें खोली और उसने एक साया देखा। अब आगे और तभी मनीषा के चिड़चिड़ाहट में कहे गए शब्द उसके कानों तक पहुंचे। दीदी कूलर से छेड़छाड़ बंद करो, हट जाओ वहाँ से। निधि ने उसे देखने के लिए सिर घुमाया, तभी उसकी नजर कूलर की ओर गई। वह परछाई अब उसके सामने थी, उसी आकार और कद की जैसे उसने कुछ दिनों पहले टेरेस पर देखी थी। औसत लंबाई वाले एक पतले दुबले आदमी की परछाई। मनी मैं यहाँ बिस्तर पर हूँ, वह डर के मारे कांपते हुए बोली। उसका मुंह सूख गया था और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ वह देख रही थी वही मनीषा भी देख रही थी। ये उसका मतिभ्रम नहीं था, कमरे में वह परछाई सचमुच की थी। मनीषा अपनी बहन की ओर मुड़ी और फिर कूलर के सामने उस परछाई को देखा। वह वहीं खड़ा था उनके कमरे में। ये तीसरा व्यक्ति कौन था? वो बिस्तर से कूदी और टेबल लैंप की ओर लपकी। जैसे ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा गया, उस आदमी की परछाई गायब हो गई। अब वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। काफी देर तक दोनों अपने बिस्तर पर सुध-बुध खोई और परेशान बैठी रही। वे आधुनिक विवेकशील लड़कियां थी जिन्होंने भूत प्रेत में कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि एक भूत उनके साथ रह रहा था। दोनों थक कर इतना चूर हो चुकी थी कि अगले दिन ऑफिस जाने की ताकत नहीं बची थी। सुबह की चाय के लिए जब दोनों बैठी तो बात अपने आप ही छिड़ गई। हे भगवान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। दीदी हम एक भूत के साथ रहते हैं। मनीषा ने अपना चेहरा हथेलियों से ढका और चीखते हुए बोली, मनी प्लीज इतना भी मत चीख। निधि ने आसपास देखा कि भूत ना जाने क्या करे। तुम्हें क्या लगता है वह अब कहाँ है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। निधि ने आसपास देखा, उसकी आंखों में आतंक साफ दिख रहा था। छोड़ो भी दीदी, वह भूत इतना बुरा नहीं था, उसने मुझे प्यार से सहलाया भी था। मनीषा ने मजाक करते हुए कहा। निधि ने दबे सबर में कहा, किसी भूत के साथ रहना सुरक्षित नहीं है मनी, ना ही मजेदार। ये डरावना है, कोई बता नहीं सकता कि ये हमें कहाँ ले जाएगा, और फिर ये भूत किसका है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा, हमें अपना घर बदलना होगा। नाश्ते के बाद उन्होंने मकान मालकिन मिसेस उषा मित्तल से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मिसेस मित्तल जो 60 के पड़ाव को पार कर चुकी थी, अपनी 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी और उनके 2 बच्चे शादीशुदा थे और अमेरिका में बस गए थे। उनके लिए ये आश्चर्य था कि दोनों लड़कियां अब तक उनके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आई थी। पिछले 2 किराएदार बस एक हफ्ते ही रुके थे, दूसरा तो असल में ठीक 6 दिनों तक रहा था। उस नौजवान ने 7वें दिन अपना सामान समेटा और निकल भागा। वह तो ढंग से मिलकर भी नहीं गया, क्योंकि उसे गुस्सा था कि मकान मालकिन ने उसे बताया क्यों नहीं कि यह घर भूतिया है। इसलिए जब उन्हें दोनों लड़कियों का फोन आया कि वह उनसे मिलना चाहती है, तो मिसेस मित्तल ने खुद ही उनसे मिलने का फैसला किया। तो लड़कियों, तुम दोनों के क्या हालचाल है? मिसेस मित्तल ने आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम दोनों आओगी, लेकिन कभी आई ही नहीं। तुमने जब फोन किया तो मैं तुम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। हम बिल्कुल ठीक है मिसेस मित्तल, जितना ठीक होना संभव है उतना। मनीषा दूसरी खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। हम ठीक है, लेकिन काफी व्यस्त रही। माफ कीजिए, हमें आपसे आकर मिलने का समय नहीं मिला, निधि ने कहा। मिसेस मित्तल की आंखें कमरे को छान रही थी। सब कुछ शांत और व्यवस्थित लग रहा था। हालांकि दोनों लड़कियां परेशान और कुछ हद तक उनका रंग भी उड़ा उड़ा लग रहा था। उम्मीद है हालात उतने बुरे नहीं है जितने पिछले किराएदारों के लिए रहे। उनके दिमाग में कुछ सवाल थे जिन्हें पूछने से वह हिचक रही थी। 1 कप चाय हो जाए मिसेस मित्तल? निधि ने पूछा। क्यों नहीं? निधि चाय बनाने चली गई। मिसेस मित्तल ने मनीषा की तरफ देखा और अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए धीरे से पूछा, मनीषा तुम्हें यकीन है कि यहाँ सब कुछ ठीक है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मनीषा मुस्कुराई। उसे एहसास हो गया कि मिसेस मित्तल को अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ कोई भूत रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पॉश इलाके में इस घर का किराया इतना कम क्यों था। नहीं, वैसे ही मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों यहाँ आराम से तो रह रही हो ना, यही तो मेरी ड्यूटी है ना। मनीषा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन निधि के आने से पहले वह इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। मिसेस मित्तल ने खिड़की से बाहर देखा, अपनी आंखें आसपास घुमाई, मानो वह किसी को ढूंढ रही हो। उनके चेहरे पर चिंता थी। आखिरकार मनीषा ने उस कष्टी चुप्पी को तोड़ दिया। सब कुछ ठीक है, सिवाय इसके कि कुछ समय से विचित्र घटनाएं हो रही हैं। वह सीधे मिसेस मित्तल की आंखों में झांक रही थी ताकि उनका प्रतिक्रिया देख सके, और उसने गौर किया कि उनकी आंखें आशंका से पहले ही फटी की फटी रह गई थी। कैसी घटना है? मिसेस मित्तल ने ठंडे पड़ते उत्साह के साथ पूछा। तभी निधि 3 कप गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई। अपनी मेहमान और मनीषा को चाय देने के बाद
उसने अपना कप उठाया और दीवान पर पैर मोड़कर बैठ गई। कमरे में केवल 2 ही कुर्सियां थी। निधि ने उनकी बातचीत सुन ली थी। उसने अब हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आप जानती हैं मिसेस मित्तल, कुछ दिनों पहले एक अनजान जीव उसी कुर्सी पर बैठा था जिस पर अभी आप बैठी हैं। क्या? मिसेस मित्तल डर से उछल पड़ी और चाय छलक कर उनकी साड़ी पर गिर गई। मनीषा उनके लिए नैपकिन लाने भागी। आप इतना क्यों डर गई मिसेस मित्तल? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो विचित्र जीव एक भूत था। मनीषा ने अपनी हंसी दबाई। क्या आपको ऐसे किसी के होने की संभावना लगती है? मिसेस मित्तल धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। इसमें कोई शक नहीं कि वह बुरी तरह डर गई थी, लेकिन भूत का नाम सुनते ही वह भागी नहीं, जैसी उम्मीद लड़कियों ने की थी। तीनों महिलाएं चुपचाप कुछ देर तक चाय पीती रही। मिसेस मित्तल ने इस बार मौन तोड़ा। मुझे माफ करना लड़कियों, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? बता देना चाहिए था कि लोगों ने यहाँ विचित्र गतिविधियों का अनुभव किया है। मेरे पिछले 2 किराएदार इन कमरों में रहने के 1 हफ्ते के भीतर घर छोड़कर चले गए। हम कारण जानते हैं। निधि ने बुजुर्ग महिला से दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या कारण जानती हो? मिसेस मित्तल ने पूछा। हमने एक पतले दुबले मध्यम लंबाई वाले नौजवान का भूत देखा है। वह आराम से बता रही थी, मानो किसी दोस्त के बारे में बता रही हो। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम दोनों उस जवान आदमी की तरह भागी क्यों नहीं जो मेरा पिछला किराएदार था? वह भूत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह हमारे बिस्तर पर सोता भी है। कल रात हमें इसका एहसास हुआ। मनीषा ने हंसी दबाते हुए कहा, हे भगवान, वह भूत उसे नौजवान के साथ हिंसक हो गया था जिसने हमारा ये घर किराए पर लिया था। पिछले किराएदार ने बताया कि रात को वह उसकी चादर खींचता रहता था और थोड़ी देर भी सोने नहीं देता था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे इस घर से भगाना चाहता था। हम ये नहीं कह रहे कि हम पर हमला नहीं हुआ। कुछ एक हुए और एक सच में घातक था। जब हमें इस घर में शिफ्ट हुए 2 दिन ही हुए थे, हमारी ओर कांच का एक टुकड़ा उड़कर आया था और हमें लगता है इसके पीछे वही था। बेहद डरावना और खतरनाक था वह हमला। मनीषा गंभीर रूप से घायल हो सकती थी, लेकिन तब हमें भ्रम हुआ था। हमारी समझ में नहीं आया कि ये जानबूझकर किया गया है। निधि ने आश्चर्य में सिर हिलाया और उस घटना को याद कर कांप उठी। और फिर उसने खोलते पानी वाली केटल को जानबूझकर नीचे फेंक दिया, जिससे मेरे पैर पूरी तरह जल सकते थे। लेकिन ऐसा लगा कि धीरे धीरे वह शांत हो गया और अब शायद शांतिपूर्ण हो गया है। तुम दोनों लड़कियां उससे अच्छी लग रही होंगी और सोचो वह तुम्हारे बिस्तर पर सोता है। मिसेस मित्तल थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। क्या आप जानती हैं कि वह भूत किसका है? निधि ने पूछा। मिसेस मित्तल ने गहरी सांस ली और हाँ में जवाब दिया। दोनों बहनें हैरान रह गई और एक दूसरे को देखा। मिसेस मित्तल ने चाय का आखिरी घूंट पिया। अपना खाली कप टेबल पर रखते हुए उन्होंने दोनों हाथ ढीले ढाले अंदाज में अपनी गोद में रख लिए। उनकी आंखें बहुत दूर देख रही थी। बेटा, पिछले साल मैंने इस घर को किराए पर देने के लिए अखबार में इश्तेहार दिया था। उसी शाम एक युवक मेरे पास आया, जैसे कि तुमने कहा, पतला दुबला मध्यम लंबाई वाला और दिखने में खूबसूरत। उसे इस घर में रहने की काफी इच्छा थी। उसकी शादी होने वाली थी और अपनी पत्नी को शादी के बाद शोर से दूर इस शांत कॉलोनी में लेकर आना चाहता था। उसने कहा कि उसे मेरे घर से प्यार हो गया है। मिसेस मित्तल ने आंखें बंद की और निराशा में सिर हिलाने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने आगे कहा, पूरे आधे घंटे तक हम किराए को लेकर मोल भाव करते रहे। फिर उसने कहा कि मैं जितना कह रही हूँ उतना दे पाना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन शुरुआती कुछ महीने उसने मुझसे कम किराए पर राजी होने की गुजारिश की। उसने कहा कि उसका पे कुछ महीने बाद बढ़ जाएगा, जिसके बाद मैं जितना कह रही हूँ वह उतना किराया मुझे जरूर दे पाएगा। मुझे उसकी बातें सच्ची लगी और आखिर में उसने जितना कहा मैं उस पर तैयार हो गई, उतना ही जितना तुम दोनों अभी दे रही हो। असल में उसके बाद से मैंने किराया बढ़ाया ही नहीं। मिसेस मित्तल उदास थी। उन्होंने टेरेस की ओर देखा और गहरी आह भरी। उसके बाद से मतलब किसके बाद से? मनीषा ने धीरे से पूछा। उस दुर्घटना के बाद से। उसे इस घर में आया अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। वह हफ्ता जिसमें उसने अपने दुल्हन के लिए खरीदारी की और घर को सजाया, और फिर तबाही मच गई। उसकी शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले उसकी होने वाली दुल्हन एक जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो गई। एक बार फिर मिसेस मित्तल ने आह भरी और इस तरह अपनी आंखें बंद कर ली मानो वह दुर्घटना उनकी आंखों के सामने घट रही हो। कैसे? निधि ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है वह अपने ऑफिस जा रही थी, तभी एक बस ने उसके दोपहिए वाहन को टक्कर मार दी। फिर क्या हुआ? मनीषा ने चिंता के साथ पूछा। उस शाम लगभग 5 बजे जब वह नौजवान घर आया तो मैं किसी पार्टी में बाहर गई हुई थी। हमारी मुलाकात गेट पर हुई। मैंने उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस पर घोर निराशा थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। इसलिए पूछने के लिए मैं रुक गई कि उसकी तबीयत ठीक तो है। उसने मुझे उस घटना के बारे में बताया। उसके चेहरे से आंसुओं की धार बह रही थी। मैंने तुरंत सहानुभूति के 2 शब्द के और जल्दी में बाहर चली गई। मैंने अपनी पार्टी को ज्यादा जरूरी समझा। हालांकि उसने मुझे जिस उम्मीद के साथ देखा था उससे मैं समझ गई थी कि उसकी इच्छा यही थी कि मैं उसके साथ रहूं। मैंने उसे उसकी बदकिस्मती से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया। हताशा में वह आ भर रही थी।
उसे छोड़कर चले जाना बहुत बड़ी गलती थी। ये मेरी घोर असंवेदनशीलता थी। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। कुछ साल पहले बेचारे ने एक दुर्घटना में अपने माँ बाप को भी खो दिया था और अब भयंकर घटना ने उसके जीवन को तबाह कर दिया था। उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी और सहानुभूति से उसकी बात सुनने वाले की। ओह, ये कितने दुख की बात है, निधि ने कहा। हाँ, दुख की बात थी, लेकिन हालात इससे भी कहीं बुरे हो गए। 2 घंटे बाद मैं जब घर लौटी तो बाहर भारी भीड़ इकट्ठा थी। गेट पर पुलिस की कुछ गाड़ियां खड़ी थी और पुलिस वाले जल्दबाजी में इधर उधर भाग रहे थे। मैं डर और आशंका से सहम गई। मेरा दिल कचोटने लगा और पैर कांपने लगे। क्या हुआ? मैंने एक पुलिस वाले से पूछा। टॉप फ्लोर पर रहने वाले नौजवान ने इस घर की टेरेस से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लीजिए, उसने कहा। मेरी सांस जोर जोर से चलने लगी। तभी मैंने देखा कि उसका शव सफेद चादर में लिपटा हुआ स्ट्रेचर पर पड़ा था। चादर पर हर तरफ खून के ताज़ा धब्बे थे। मुझे एक घुटन महसूस हो रही थी और फिर मैं बेहोश हो गई। कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा हो सकता है। मिसेस मित्तल ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह लगभग रोने ही वाली थी। कितना अफसोसनाक है, मनीषा ने दुखी होते हुए कहा। मुझे माफ़ कर देना रमित, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बुजुर्ग महिला के गालों से आंसुओं की धारा खुलकर बह रही थी। मैं तुम्हारी जान बचा लेती अगर मुझे पता होता। क्या उसका नाम रमित था? मिसेस मित्तल ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। कमरे में अब दर्दनाक सन्नाटा था। उषा मित्तल की सिसकियां धीरे धीरे बंद हो गई। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा। मुझे माफ़ कर देना लड़कियों, अपने पति की मौत के बाद लंबे समय से मैं इस तरह नहीं रोई थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रमित की आत्मा को भी शांति मिले। निधि ने अपने आंसू हथेली के पिछले हिस्से से पोंछते हुए कहा। मनीषा ने भी आप भरी और हाँ में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से तीनों महिलाओं ने प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़े। खामोशी को घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी, जो याद ला रही थी कि मनुष्य का जीवन अस्थायी है और जीवित रहना सौभाग्य है। उस कमरे में मौजूद तीनों लोग जब भयंकर दुर्भाग्य का शिकार हुए लोगों की शांति और संबल के लिए चुपचाप हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, तब वे समय की अल्पता को जानते थे। उन्होंने रमित की व्याकुल आत्मा की शाश्वत शांति के लिए मन से प्रार्थना की। निधि और मनीषा उस घर में 4 वर्षों तक रही और उन्हें फिर कभी किसी विचित्र मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, क्योंकि किसी ने भटकती आत्मा के लिए पूरे मन से प्रार्थना की थी। उस आत्मा की बस इतनी ही इच्छा थी। दोस्तों, ये थी घर का तीसरा सदस्य अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी और नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।